हेलो बच्चों। दोस्तों, समंदर की तरह मेरी पहचान है। ऊपर से खामोश, अंदर से तूफान है। रसायन लीला के एक और बेहतरीन सेशन में जोशीले अंदाज के साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अंतिम पड़ाव पर हैं। आज हमें एक फेमस प्रोसेस को करना होगा अंडरस्टैंड। क्या आप गैस कर सकते हैं क्या नाम होगा प्रोसेस का? जी हाँ, कीजिए, गैस कीजिए। देखिए, सोल्वेज प्रोसेस को आज हमें करना होगा डिस्कस। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आइडिया लगा लिया होगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपने सोल्वेज प्रोसेस का नाम जरूर सुना होगा। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कोई नाम आपने सुना होगा तो सोल्वेज प्रोसेस का नाम आपने जरूर सुना होगा। इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इसको आज हमें इस सेशन में सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा। उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की काफी सारी छोटी छोटी मोटी मोटी प्यारी प्यारी बातें आज हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के बारे में हमें जानना होगा। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, Na2CO3, इसकी प्रिपरेशन को हमें जानना होगा। देखिए, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स को यूज किया जाएगा। सबसे पहले हमें इसको करना होगा अंडरस्टैंड। हमें यूज करना होगा ब्राइन सॉल्यूशन को। एक्वस NaCl इज ब्राइन सॉल्यूशन। हमें ब्राइन सॉल्यूशन को यूज करना होगा। और देखिए, अमोनिया को यूज करना होगा। ब्राइन सॉल्यूशन के अलावा अमोनिया को यूज करना होगा। हमें CO2 गैस के सोर्स को यूज करना होगा, यानी लाइमस्टोन को यूज करना होगा। देखिए, कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी ड्यूरिंग सोल्वेज प्रोसेस, कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी इन्वॉल्व। ध्यान से देखिए, अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2 गिव्स अस अमोनियम बाइकार्बोनेट। ध्यान से देखिए, यहां से हमें मिलता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। देखिए, अमोनियम बाइकार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर किया गया। अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2 से क्या होगा। देखिए, ऐसे याद किया जा सकता है, CO2 प्लस वाटर। ध्यान से देखिए, यहां से कार्बोनिक एसिड मिलता है और H प्लस अमोनिया को खिलाया जाए तो अमोनियम आयन NH4 प्लस मिलते हैं। इस प्रकार से H प्लस खाने के बाद अमोनिया से हमें क्या मिलता है, NH4 प्लस मिलता है। और यहां से देखिए, H प्लस का रिमूवल हुआ है तो यहां से बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस मिलता है। अमोनियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस एक साथ होंगे तो देखिए, अमोनियम बाइकार्बोनेट, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन हुई है, तो इस प्रकार से हम अमोनियम बाइकार्बोनेट राइट हैंड साइड इस इक्वेशन में जरूर इंडिकेट करने वाले हैं। इनकी हुई है फॉर्मेशन, एक साथ लिखा जा सकता है। जी हाँ, कैटायन एनायन को एक साथ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई होप आपने इस इक्वेशन को जरूर अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट जो आपने प्रिपेयर किया है, अमोनियम बाइकार्बोनेट जो आपने प्रिपेयर किया है, इसको ट्रीट करना होगा किससे, ब्राइन सॉल्यूशन से, एक्वस NaCl से। क्या होगा, देखिए क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या होगा। NH4 प्लस HCO3 माइनस, यहां से आयंस मिलते हैं। यहां से देखिए, Na प्लस Cl माइनस, ये आयंस हमें यहां से मिलते हैं। क्या होगा, सोचिए क्या होगा। ध्यान से देखिए, देखिए और सोचिए क्या होगा। HCO3 माइनस Na प्लस के साथ इस प्रकार से, इस बेहतरीन अंदाज में कंबाइन होगा, फॉर्मेशन होगी NaHCO3 की, सोडियम बाइकार्बोनेट की, जो कि है स्पेरिंगली सोल्यूबल। ये क्या है, कम सोल्यूबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है। एंड इसके साथ में देखिए, NH4 प्लस Cl माइनस, इसके साथ में होगा NH4Cl। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। NaHCO3 is filtered and separated from
NH4Cl and other impurities, देखिए इसको सेपरेट किया जाएगा, किससे सेपरेट किया जाएगा? इसको NH4Cl से सेपरेट किया जाएगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। ये कम सोल्यूबल है, जी हां, इसको सेपरेट किया जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा? इसको किया सेपरेट, देखिए इंप्योरिटीज रिमूव हुई। आफ्टर फिल्ट्रेशन, we get pure NaCO3 and impurities are removed। इसके बाद इसको हीट किया, इसको डिकम्पोज करना होगा। क्यों डिकम्पोज करना होगा? हमें प्रिपेयर करना होगा सोडियम कार्बोनेट, हमें प्रिपेयर करना होगा वॉशिंग सोडा। हीट किया, क्या होगा? देखिए CO2 गैस इवोल्व होगी, H2O फॉर्म होगा, एंड देखिए Na2CO3 तो फॉर्म होगा ही। जी हां, वॉशिंग सोडा फॉर्म होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोल्वेज प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, सोल्वेज प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोल्वेज प्रोसेस is used for preparation of Na2CO3, very important point। K2CO3 cannot be, एग्जाम में आ सकता है, जी हां, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। K2CO3 cannot be prepared by solvase process। K2CO3 को प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे K2CO3 को? सोचिए इसके बारे में। बिकॉज KHCO3 is fairly soluble, इन वोटर। अगर ये फेयरली सोल्यूबल है तो हम बोल सकते हैं इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंप्योरिटीज, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम impurities by filtration process, hence we cannot prepare pure K2CO3 by using सेम प्रोसेस को यूज करते हुए हम प्योर K2CO3 प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे? आप जानते हैं, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आप जानते हैं। देखिए NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3, ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप 1 की मेटल बाइकार्बोनेट्स का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? याद है आपको? अरे याद कीजिए। NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, कुछ याद आया आपको? CSHCO3, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये होगा। आई होप आपको याद आया होगा। ये होगा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। अगर ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होगा ग्रुप 1 के मेटल बाइकार्बोनेट्स का, तो यहां से हमें क्या मिलता है? बिल्कुल ध्यान से देखिए। solubility of KHCO3 is greater than solubility of NaHCO3। तो देखिए यहां से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। किससे सेपरेट नहीं कर पाएंगे? KHCO3 को। देखिए यहां से हम KHCO3 को सेपरेट नहीं कर पाएंगे NH4Cl से, अदर इंप्योरिटीज से।
यहां जो फॉर्म होगा KHCO3 ये सोल्यूबल होगा, तो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। हीट करने के बाद जब K2CO3 फॉर्म होगा, इसके साथ इंप्योरिटीज होंगी, यानी प्योर K2CO3 यहां से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं, देखिए दोस्तों, अगर आपने Na2CO3 वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कर लिया है तो वक्त हो गया है Na2CO3.10H2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने का। पॉइंट नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 1, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये व्हाइट सॉलिड है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2, ऑन हीटिंग इट चेंजेस इनटू एनहाइड्रस फॉर्म which does not decompose on further heating even to redness। ध्यान से देखिए लॉजिक क्या कहता है, जब Na2CO3.10H2 को हीट किया जाएगा, टेम्परेचर इज लेस देन 373 केल्विन होगा, तो क्या होगा, सोचिए क्या होगा, यहां से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होंगे, क्या फॉर्म होगा, देखिए जब टेम्परेचर 373 के क्लोज होगा तो Na2CO3.H2 ये फॉर्म होगा एंड 9H2 यहां से लूज हो जाएंगे। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। अगर टेम्परेचर हो, ध्यान से देखिए 373 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर हो, ऐसे केस में, ऐसे हालात में दोस्तों क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज मोर देन 373 केल्विन, ऐसे केस में, ऐसे हालात में 10 के 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएंगे, लेकिन Na2CO3 फर्दर डिकम्पोज नहीं होगा Na2CO2 में, स्टेबल कार्बोनेट है। जी हां, ये होगा इस केस में Na2CO3 प्लस 10H2, हमें एनहाइड्रस फॉर्म मिल पाएगी Na2CO3 की, फर्दर ये डिकम्पोज नहीं होगा। अगर आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया है तो इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट, इट इज सोल्यूबल इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट टू शो एल्कलाइन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। देखिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिलीज होगी, इसका एल्कलाइन नेचर होगा, किसकी वजह से, हाइड्रोलिसिस की वजह से। तो देखिए यहां से इस प्रकार से फॉर्मेशन होगी बाइकार्बोनेट की, Na2CO3 प्लस H2। ध्यान से देखिए हाइड्रोलिसिस के क्या प्रोडक्ट होंगे, वाटर के साथ रिएक्शन हो, क्या प्रोडक्ट होंगे, Na प्लस रिएक्ट होगा नहीं, CO3 2 माइनस आयंस वाटर के साथ रिएक्ट होंगे, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद फॉर्मेशन होगी बाइकार्बोनेट की, Na प्लस यहां से और बाइकार्बोनेट यहां से। तो देखिए NaHCO3, रिमेनिंग आयंस वाटर के क्या होंगे, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद अगर CO3 2 माइनस पार्शियली H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए रिमेनिंग आयंस OH माइनस आयंस होंगे, OH माइनस Na प्लस, यानी यहां एग्जिस्ट करता राइट साइड NaOH। इस प्रकार से हाइड्रोलिसिस की वजह से NaHCO3 एंड NaOH फॉर्म होगा, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी फॉर्मेशन की वजह से बोल सकते हैं pH होगी मोर देन 7, सॉल्यूशन इज बेसिक। और ये प्रोसेस देखिए एक्सोथर्मिक है, इसका डेल्टा H नेगेटिव है, इसका डेल्टा H नेगेटिव है। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं, डेल्टा H नेगेटिव, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, सॉल्यूशन कैसा होगा, ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। देखिए हाइड्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन आपको बेसिक मिलेगा। प्रोसेस, ये प्रोसेस ध्यान से देखिए, हीट इवोल्व हुई है, एक्सोथर्मिक है। अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लिया है तो याद भी कर लें, याद कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज को करना होगा अंडरस्टैंड। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के सभी पॉइंट्स को याद कर चुके हैं तो दोस्तों देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना होगा, एक्शन ऑफ एसिड्स को करना होगा अंडरस्टैंड। जी हां, बेसिक है, Na2CO3 स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का सोल्ट है। Na2CO3 इज ए सोल्ट ऑफ
इज ए सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सोल्ट है तो ऐसा सोल्ट बेसिक होगा। अभी अभी हमने बात की पानी में अगर इसको डिसोल्व किया जाए तो हाइड्रोलिसिस के बाद पीएच देखिए सॉल्यूशन की मोर देन 7 मिलती है। ऐसा सोल्ट बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक होगा। अगर बेसिक होगा ऐसा सोल्ट तो जरूर एसिड्स के साथ रिएक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल रिएक्ट होगा। इट इज रेडली डिकम्पोज्ड बाय एसिड्स विद इवोल्यूशन ऑफ CO2। द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज गिवन बिलो। देखिए जो इन्वॉल्व रिएक्शन है जिससे CO2 गैस इवोल्व होती हुई आपको दिखाई दे पाएगी इक्वेशन की मदद से, रिएक्शन की मदद से। देखिए वह रिएक्शन क्या है? 2 स्टेप्स कैसे होंगे? Na2CO3 को HCl के साथ रिएक्ट किया जाए, क्या होगा? देखिए H प्लस CO3 2- के साथ कंबाइन होगा, फॉर्मेशन होगी NaHCO3 की, Na प्लस Cl-, यहां से देखिए NaCl बन पाएगा। इसके बाद देखिए फर्दर NaHCO3 को अगर रिएक्ट किया जाए, एक बार फिर से देखिए पहले भी आपने HCl से रिएक्ट किया, एक बार फिर से HCl से रिएक्ट कीजिए। इसको कीजिए, पहले आपने सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट किया, अब सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कीजिए। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बना होगा, इसको फिर आपने रिएक्ट किया होगा। क्या होगा? ये भी बेसिक होता है। अगर ये भी बेसिक है तो H प्लस इसके साथ रिएक्ट होगा। जी Na प्लस Cl माइनस NaCl, और यहां देखिए H प्लस यहां से HCO3 माइनस यहां से H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड है जिसके बारे में हमारा डिस्कशन काफी बार हो चुका है। ये अनस्टेबल है, ये डिकम्पोज हो जाएगा, फर्दर ये डिकम्पोज होगा CO2 एंड H2 में, CO2 प्लस H2 में। इसके बाद देखिए हमें इन इक्वेशंस को ऐड करना होगा। फाइनली हमें क्या मिल पाएगा? देखिए इन इक्वेशंस को ऐड करने के बाद, इन इक्वेशंस को ऐड करने के बाद इसे कैंसिल होगा। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, कैंसिल होगा। जी हाँ कैंसिल होगा। क्या मिलता है? Na2CO3 प्लस HCl1 टोटल 2 HCl gives us NaCl1 2 NaCl प्लस कार्बोनिक एसिड H2CO3। या तो आप यहां पर H2CO3 को इंडिकेट करें या फिर CO2 प्लस H2 को इंडिकेट किया जाए, एक ही बात होगी। अगर आप कार्बोनिक एसिड को इंडिकेट करते हैं, फर्दर कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज करना होगा। तो देखिए फाइनली जो हमें मिलेगा उसी को ही इंडिकेट करें तो ज्यादा अच्छा है। कार्बोनिक एसिड के डिकम्पोज होने के बाद CO2 H2O हमें फाइनली मिल पाएंगे। आई होप आपने नोट किया होगा। अगर HCl एसिड ना हो, एसिड H2SO4 हो, ऐसे केस में, ऐसे हालात में क्या होगा? देखिए डाइप्रोटिक एसिड हो, 2 प्रोटॉन्स मिलते हैं, ये बेसिक है। अगर 2 प्रोटॉन्स मिलते हैं तो इसके साथ रिएक्ट होगा Na प्लस SO4 2-, यहां से फॉर्मेशन होगी Na2SO4 की, Na2SO4 की। यहां से देखिए H2CO3 यहां से मिलता है H2CO3, और देखिए H2CO3 डिकम्पोज हो जाएगा H2CO2 में। ये बेसिक है। अगर ये सोल्ट बेसिक है, जी हां बेसिक है, हाइड्रोलाइज किया तो उस केस में देखिए पीएच मोर देन 7 मिलती है। अगर ये बेसिक है तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ इस अंदाज में डेफिनेटली रिएक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? जी हां डेफिनेटली रिएक्ट होगा। आई होप आप इसको नोट कर चुके हैं और आपने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया है। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास देखिए 3 डिफरेंट केसेस हैं। ये बीकर ए है, ये बीकर ए है और इसमें प्रेजेंट है एल्कोहल। देखिए इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है ROH। ये बीकर बी है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH ये प्रेजेंट है। और ये देखिए ये हमारे पास थर्ड बीकर सी बीकर है जिसमें
कौन प्रेजेंट है? फिनोल प्रेजेंट है। फिनोल का नाम आपने सुना होगा। देखिए ध्यान से, इस थर्ड बीकर में फिनोल प्रेजेंट है। फिनोल, इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए, Na2CO3 को अल्कोहल के साथ मिक्स किया जाए, क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिक्स किया जाए, क्या होगा? ये देखिए, फिनोल के साथ मिक्स किया जाए, क्या होगा? और एक और बात आपको नोट करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर होता है। ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, देन इन तीनों में फिनोल, सबसे कम एसिडिक एल्कोहल। एल्कोहल्स इतने कम एसिडिक हैं, इनके साथ Na2CO3 रिएक्ट हो ही नहीं पाएगा। जी हां, रिएक्ट नहीं हो पाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सफिशिएंटली एसिडिक है, इसके साथ Na2CO3 देखिए ध्यान से रिएक्ट होगा। कैसे रिएक्ट होगा? यहां से देखिए, H+ मिलते हैं, यहां से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करते हुए देखिए CO2 गैस को इवोल्व कर पाएगा। कौन इवोल्व करता है CO2 गैस को? ध्यान से देखिए, CO3 2- आयंस H+ आयंस को एब्स्ट्रैक्ट करते हुए कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं, और कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है। ये अल्टीमेटली डिकम्पोज हो जाएगा CO2 एंड वाटर में। देखिए क्या फॉर्म होगा, RCO- Na+2 होंगे, एंड साथ में देखिए CO2 + H2, यानी CO2 गैस इवोल्व होगी। कौन इवोल्व होगी? CO2 गैस इवोल्व होगी इस केस में। जी हां, CO2 गैस फॉर्म होगी, रिएक्शन होगी। यह आपके लिए होमवर्क है। क्या फिनोल रिएक्ट होगा? क्या फिनोल Na2CO3 की रिएक्शन होगी? अगर रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कीजिएगा। देखिए, ये हमें कहां डिस्कस करना है, ये पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास में एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स चैप्टर में इसको डिटेल में किया जाएगा डिस्कस, और कार्बोक्सिलिक एसिड में यह डिस्कस होगा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और यह आपके लिए होमवर्क है। इसको जरूर आपको ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है, गूगल बाबा की हेल्प लेनी है। जी हाँ, आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी बुक्स हैं, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। कौन सी बुक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी बुक्स हैं, इसके बारे में भी कमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक है जेडीली बुक, जिसके बारे में मैंने काफी बार अपने लेक्चर्स के दौरान जिक्र किया है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, समझ लिया होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा जेडीली बुक इंपॉर्टेंट बुक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रू जेईई एस्पिरेंट है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महानता पाना चाहते हैं, यानी कि अच्छा लेवल अटेन करना चाहते हैं, तो आप जेडीली बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी को तो फॉलो करना ही है। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर ये मुझसे कोई नहीं पूछेगा एनसीईआरटी को फॉलो करना है कि नहीं करना है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, उससे ऊपर अगर आपको अपना लेवल अटेन करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उस केस में आपको जेडीली बुक को फॉलो करना होगा। देखिए, एक्शन ऑफ CO2 पास करने पर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट गेट्स प्रेसिपिटेटेड। ध्यान से देखिए कैसे होगा प्रेसिपिटेशन CO2 गैस पास करने पर। Na2CO3 + H2O + CO2, जो एक्वस सॉल्यूशन से CO2 को पास किया गया, तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां से H2CO3 कार्बोनिक एसिड मिलता है। कार्बोनिक एसिड बेसिकली इसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, फॉर्म होगा कि नहीं होगा? एक्वस सॉल्यूशन से CO2 को पास किया जाएगा, फॉर्म होगा। तो देखिए यहां से H+ आयन ये करता है एब्स्ट्रैक्ट, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? देखिए यहां से मिलता है HCO3- और इसने H+ आयन लूज किया होगा, तो देखिए यहां से मिलता है HCO3-, 2 HCO3- 2 Na+ के कोरेस्पॉन्डिंग होंगे, यानी 2
NaHCO3 फॉर्म होंगे। यानी देखिए, ये देखिए प्रेसिपिटेट होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, कम सोल्यूबल है, इसका होगा प्रेसिपिटेशन। आई होप इसको आपने नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए एक्शन ऑफ सिलिका, SiO2 का एक्शन होगा, तो इससे क्या फॉर्म होगा, ध्यान से देखिए। द मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड सिलिका ऑन फ्यूजन गिव्स सोडियम सिलिकेट। ध्यान से देखिए, Na2CO3 प्लस SiO2 क्या किया जाए, फ्यूजन किया जाए, तो क्या होगा, देखिए Na2CO3 से Na2 जो बेसिक पार्ट है, ये एसिडिक सिलिका के साथ रिएक्ट होगा। ये देखिए, ये बेसिक है और ये एसिडिक है, इसके साथ रिएक्ट होगा, क्या फॉर्म होगा, सोडियम सिलिकेट फॉर्म होगा। जी हां, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 ये फॉर्म होगा, सोडियम सिलिकेट फॉर्म होगा। नोट कीजिए इसको। और कौन सी गैस इवोल्व होगी, देखिए यहां से CO2 गैस इवोल्व होगी। आई होप आपने नोट किया होगा। चलिए इसके बाद हमें एक्शन विद सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड को करना होगा अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए, एक्शन विद सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इससे क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 कंटेनिंग सल्फर ऑन ट्रीटमेंट विद SO2 गिव सोडियम थायोसल्फेट। फाइनली हमें क्या मिलेगा, सोडियम थायोसल्फेट, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। नोट कीजिए इसको, देखिए सोडियम थायोसल्फेट दिखने में ऐसा है, इसे हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। ये हाइपो है, सोडियम थायोसल्फेट। आई होप इसको आपने नोट किया होगा। देखिए हुआ क्या है, इस पूरी कहानी को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। Na2CO3 को SO2 से रिएक्ट किया, तो देखिए इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, Na2CO2 इसके कॉम्बिनेशन से Na2CO3 मिलता है। तो देखिए Na2 जो इसका बेसिक पार्ट होगा, ये मोर एसिडिक, CO2 से ज्यादा एसिडिक है, ये मोर एसिडिक, SO2 के साथ रिएक्ट होना चाहेगा। अगर रिएक्ट होना चाहेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या फॉर्म होगा, Na2SO3 फॉर्म होगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और कौन सी गैस इवोल्व होगी, रिमेनिंग देखिए क्या है, CO2 गैस इवोल्व होगी। इसके बाद देखिए, इसको हीट किया सल्फर के साथ, सल्फर इसके साथ कंबाइन होगा, Na2S2O3 फॉर्म होगा हाइपो। जल्दी से नोट कीजिए, क्या फॉर्म होगा, हाइपो फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा, पूरी कहानी आपके सामने है। इसके बाद देखिए, एक्शन ऑफ स्लेक्ड लाइम, क्या आप जानते हैं, स्लेक्ड लाइम को आप जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शन हो, क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। ध्यान से देखिए, Na2CO3 प्लस CaOH ट्वाइस, यहां से देखिए Ca2 प्लस OH माइनस, इस प्रकार से आयंस मिलते हैं। यहां से देखिए Na प्लस CO3 2 माइनस, यहां से इस प्रकार से आयंस मिलते हैं। CO3 2 माइनस कैल्शियम 2 प्लस के साथ कंबाइन होने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है। कैल्शियम 2 प्लस आयन CO3 2 माइनस आयन के साथ कंबाइन करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है। तो इस केस में होगा क्या, ये दोनों आयंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होना चाहते हैं, यानी फॉर्मेशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, Na प्लस OH माइनस, रिमेनिंग आयंस देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। चलिए इसको नोट करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आगे चलते हैं। ये हमारे सामने लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। देखिए, एक्शन ऑफ Na2CO3 और नॉन एल्कली सोल्ट, नॉन एल्कली मेटल सोल्ट, देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद मेटल सोल्ट्स टू फॉर्म इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स और बेसिक कार्बोनेट्स। ध्यान से देखिए, इनसोल्यूबल कार्बोनेट की फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी, CuSO4 के साथ Na2CO3 रिएक्ट हो एक्वस मीडियम में, क्या फॉर्म होगा, देखिए
कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस आयंस यहां से मिलते हैं। कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस आयंस यहां से मिलते हैं। Na प्लस CO3 2 माइनस, ये आयंस यहां से मिलते हैं। कॉपर 2 प्लस CO3 2 माइनस आयंस की कंबाइन होने की टेंडेंसी है। जहां प्रेसिपिटेशन होगा कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? कॉपर कार्बोनेट CuCO3 फॉर्म होगा। ये प्रेसिपिटेट है। Na प्लस SO4 2 माइनस एक्वस सॉल्यूशन में Na2SO4, इस प्रकार से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। Na प्लस SO4 2 माइनस डिसॉल्व्ड फॉर्म में होंगे। जी हां, एक साथ इनको इंडिकेट करना हो तो Na2SO4 की फॉर्म में इंडिकेट किया जा सकता है। ये इनसोल्यूबल नहीं है, ये सोल्यूबल है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें अंडरस्टैंड करना होगा कॉपर 2 प्लस के प्रेसिपिटेशन के बाद सिल्वर प्लस के प्रेसिपिटेशन को। देखिए AgNO3 प्लस Na2CO3 क्या फॉर्म होगा? ध्यान से देखिए, सिल्वर प्लस NO3 माइनस, यहां से देखिए Na प्लस CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस सिल्वर प्लस, इनकी एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, टेंडेंसी है। क्या फॉर्म होगा? इनसोल्यूबल कार्बोनेट Ag2CO3 फॉर्म होगा। Ag2CO3 चार्ज के क्रॉसओवर के बाद देखिए क्या मिलता है? Ag2CO3 मिलता है प्लस Na प्लस NO3 माइनस NaNO3, ये मिलता है। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, काफी सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। CaCl2 प्लस Na2CO3 क्या फॉर्म होगा? ध्यान से देखिए, यहां से कैल्शियम 2 प्लस Cl माइनस आयंस मिलते हैं। कैल्शियम 2 प्लस Cl माइनस, यहां से देखिए Na प्लस CO3 2 माइनस, ये आयंस मिलते हैं। Ca2 प्लस CO3 2 माइनस के साथ कंबाइन हो, क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। Na प्लस Cl माइनस, यहां से फॉर्म होगा NaCl। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए बेसिक कार्बोनेट कहां से मिलते हैं। बेसिक कार्बोनेट कहां से मिलते हैं? मैग्नीशियम के केस में, जिंक के केस में बेसिक कार्बोनेट मिलते हैं। देखिए मैग्नीशियम 2 प्लस आयंस हो, जिंक 2 प्लस आयंस हो, इनके होंगे बेसिक कार्बोनेट्स। कैसे फॉर्म होंगे? बिल्कुल ध्यान से देखिए, MgCl2 देखिए, MgCl2 प्लस Na2CO3 प्लस H2 हाइड्रोलाइज हो जाए तो क्या होगा? देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये फॉर्म होगा। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। CO2 गैस इस केस में वोल होगी, साथ में फॉर्म होगा Na प्लस Cl माइनस NaCl, साथ में क्या फॉर्म होगा? NaCl फॉर्म होगा। वेरी इंपॉर्टेंट केस। देखिए ऐसे ही बेसिक कार्बोनेट तब फॉर्म होगा जब ZnSO4 को Na2CO3 के साथ H2O के साथ रिएक्ट किया जाएगा। जी हाँ, इसकी हाइड्रोलिसिस भी होगी, जैसे मैग्नीशियम 2 प्लस की हुई और क्या फॉर्म हुआ? यहां देखिए 2 होगा, 3 नहीं होगा, क्या होगा? 2 होगा। आई होप आपने इसको करेक्ट किया होगा। इसके बाद देखिए यहां क्या होगा? ZnCO3 2 ZnCO3 होंगे, 2 ZnCO3 डॉट 3 ZnOH ट्वाइस, 3 ZnOH ट्वाइस डॉट H2, ये फॉर्म होगा बेसिक जिंक कार्बोनेट। बेसिक जिंक कार्बोनेट याद रखना है ये। साथ में देखिए CO2 गैस इवोल्व हुई होगी, ये फॉर्म होगा CO2 गैस इवोल्व होगी। और देखिए ध्यान से देखिए Na प्लस SO4 2 माइनस, क्या फॉर्म होगा? Na2SO4। जल्दी से इसको नोट कीजिए,
चलिए इसके बाद Na2CO3 की यूजेस को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। फाइनली हमें बात करनी होगी Na2CO3 की यूजेस की। देखिए पॉइंट नंबर 1, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोडियम सिलिकेट, पेपर, बोरेक्स, सोप, कोस्टिक सोडा, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वॉशिंग सोडा को यूज करना होगा, Na2CO3 को यूज करना होगा। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। इसके बाद देखिए इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, देखिए वाटर सॉफ्टनर है ये वॉशिंग सोडा, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ आयंस की वजह से हार्डनेस होगी, हार्डनेस को रिमूव करना है, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ आयंस को प्रेसिपिटेट करना होगा। वॉशिंग सोडा को यूज करते हुए इनके कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जी हाँ, आसानी के साथ कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ आयंस को रिमूव कर पाएंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यहां भी देखिए वॉशिंग सोडा को यूज किया जाएगा। चलिए ग्रुप 1 से रिलेटेड हमारा डिस्कशन यही कंप्लीट हुआ। अब हमें ग्रुप 2 को स्टार्ट करना है। जी हाँ, मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हमें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करनी है। मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स except beryllium shows anomalous behavior। देखिए बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर होता है, बाकी मेंबर्स को बोला जाएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जी हां, अर्थ क्रस्ट से इन मेटल्स को ऑब्टेन किया जा सकता है, मेनली अर्थ क्रस्ट से इन मेटल्स को ऑब्टेन किया जाएगा, तो इन्हें बोला जाएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और बेरिलियम का टिपिकल बिहेवियर होता है, एनोमलस बिहेवियर होता है, असामान्य बिहेवियर होता है, इसको भी जाना जाएगा। उससे पहले देखिए हमें काफी सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करनी होगी, जैसे आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी होगी। पॉइंट नंबर 1, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 इज गिवन बाय, ध्यान से देखिए मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 है। रेडियम इज रेडियोएक्टिव, ये रेडियोएक्टिव है। ऑल अदर आर स्टेबल। जी हां, बाकी सभी स्टेबल है, ये स्टेबल है। तो देखिए जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हमें NH2 से मिलती है, N को चेंज करते जाएंगे यानी हमें मिल जाएगी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंशियल कितने होंगे? ग्रुप 2 के केस में 2 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंशियल 2 होंगे। जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is given by NH2, N represents period number और principal quantum number। ध्यान से देखिए पीरियड नंबर, बेरिलियम का क्या होगा? 2 होगा, मैग्नीशियम का 3 होगा, कैल्शियम का 4 होगा, स्ट्रोंटियम का 5 होगा, रेडियम का 6 होगा। यहां से देखिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी 2s2, 3s2, इसकी होगी 4s2, इसकी होगी 5s2, इसकी होगी 6s2, इसकी होगी 7s2। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में एंटर हुआ है, ये सभी एलिमेंट्स भी s ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। जी हाँ, दीज आर s ब्लॉक एलिमेंट्स, तभी तो s ब्लॉक में डिस्कस करना है। अगर s ब्लॉक नहीं होते तो फिर यहां नहीं डिस्कस करते। जी हाँ, ये भी होंगे s ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर s ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन
enters to s सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में एंटर होगा तो ये होंगे s ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। हमें ऑक्सीडेशन नंबर को अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी, तो इनकी टेंडेंसी होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। दे हैव टेंडेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव टेंडेंसी to lose 2 electrons, tendency to lose 2 electrons in order to attain noble gas configuration, in order to attain noble gas configuration, noble gas configuration और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बेरिलियम कंबाइंड फॉर्म में, बेरिलियम 2+ की फॉर्म में मिलता है, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम 2+ की फॉर्म में मिलता है, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। कैल्शियम, कैल्शियम 2+ की फॉर्म में मिलता है, इसी प्रकार से बेरियम भी बेरियम 2+ की फॉर्म में मिलता है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2, मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 इन कंबाइंड फॉर्म, इन कंबाइंड फॉर्म इज +2। क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों, +2 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद इनर सेल्स क्या हो जाएंगी, कंप्लीटली फिल्ड पहले से है ही, ये आपको कंप्लीटली फिल्ड मिल जाएंगी, यानी इनर्ट गैस और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी। अगर इनर्ट गैस और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी, देखिए कंबाइंड फॉर्म में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, तो हम बोल सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। चलिए इसके बाद थर्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज के वेरिएशन को हमें करना है अंडरस्टैंड, और आयनिक साइज के वेरिएशन को, आयनिक रेडियाई के वेरिएशन को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट को हमें यहां करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए डाउन द ग्रुप मूव करने पर क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, डाउन द ग्रुप मूव करने पर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, तो देखिए साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होंगी, एटॉमिक रेडियाई डेफिनेटली इंक्रीज होंगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होंगे, तो देखिए इस प्रकार से बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंटियम 2+, बेरियम 2+, इनकी आयनिक रेडियाई को कंपेयर किया जाए तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर यहां भी देखिए नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, तो आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर ध्यान से देखिए एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, जी हां एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा, आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा। आई होप आपने इस थर्ड पॉइंट को नोट किया होगा। अगर आप प्रैक्टिकल डेटा को नोट करना चाहते हैं तो देखिए एनसीईआरटी बुक का प्रैक्टिकल डेटा आपके सामने है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए किस प्रकार से, देखिए डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगा, यहां से यहां देखिए इंक्रीज हुआ है, यहां से यहां भी इंक्रीज हुआ है, इस प्रकार से देखिए ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियाई, यहां देखिए आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा। डेटा आपके सामने, जी हां प्रैक्टिकल डेटा आपके सामने। आई होप डेटा को आपने नोट किया होगा और आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा। देखिए डेटा याद नहीं करना है, वेरिएशन को नोट करना है। किसको नोट करना है, डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, साइज इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर मिल पाएगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए
लेसर अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप मूव करने पर डिक्रीज हो जाएगी। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 ये है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी is directly related to Z effective, inversely related to size। ये आप जानते ही हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, यहां से यहां मूव करने पर साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, रेडियाई इंक्रीज होगा। जी हां, रेडियाई इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, ये होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन। इसके बाद देखिए लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने अंडरस्टैंड किया इस प्रकार से। देखिए ग्रुप 1 आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इस प्रकार से। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर नंबर ऑफ सेल्स तो सेम मिलती हैं लेकिन जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। हम स्लेटर्स रूल की मदद से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जेड इफेक्टिव कैलकुलेट भी कर चुके हैं। अगर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होनी चाहिए। जी हां, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक पर्टिकुलर पीरियड में ग्रुप 2 मेंबर की क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 1 मेंबर। यहां से देखिए पर्टिकुलर पीरियड की कोरस्पॉन्डिंग क्या नोट करना होगा, I1 ऑफ एल्कली मेटल इज लेस देन I1 ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जी हां, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक पर्टिकुलर पीरियड में प्लेस्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होगी एल्कली मेटल से। देखिए I1 ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज लार्ज ड्यू टू increased nuclear charge in alkaline earth metal as compared to alkali metal। देखिए alkaline earth metal के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, तो I1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसके बाद देखिए I2 ऑफ alkali metal is greater than I2 ऑफ alkaline earth metal। ये क्या हुआ, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर रिवर्स हो गया। एल्कली मेटल के केस में I1 कम है लेकिन I2 ज्यादा है। एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में पर्टिकुलर पीरियड की कोरस्पॉन्डिंग बात की जाए तो I2 का ऐसा ऑर्डर क्यों मिलता है, I2 एल्कली मेटल की ज्यादा क्यों मिलती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के बाद या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखिए, but I2 of alkali metal is large because second electron in alkali metal is to be removed from cation which has already acquired noble gas configuration। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद एल्कली मेटल के कैटायन ने यूनिपॉजिटिव आयन ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल के यूनिपॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने के कंपैरिजन में एल्कली मेटल के यूनिपॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस केस में एल्कली मेटल के केस में क्या होगी, ज्यादा होगी। आई होप पॉइंट नंबर 4 को आपने नोट किया होगा। और ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। देखिए डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, क्या होगा, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होगा, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप मूव करने पर। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। बेरिलियम से बेरियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यहां से यहां मूव करने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा।
आई होप आप इसको नोट कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 6, हाइड्रेशन की बात की जाएगी। जी हाँ, हाइड्रेशन का एक्सटेंट किस केस में ज्यादा होगा, किस केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा इवोल्व हो पाएगी। देखिए ध्यान से, हाइड्रेशन एनर्जी is directly related to charge density और charge by size डाउन द ग्रुप मूव करने पर देखिए चार्ज तो सेम मिलता है, +2 सभी पर +2 चार्ज है, लेकिन साइज इंक्रीज होता है। देखिए साइज इंक्रीज होगा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी। ये एल्कली मेटल की यूनिपॉजिटिव आयंस के केस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो देखिए हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या ऑर्डर मिलता है, बेरिलियम 2+ से बेरियम 2+, हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किस केस में होगी, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। बेरिलियम 2+ के केस में हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी। और सबसे पुअर हाइड्रेशन किस केस में होगी, जहां चार्ज डेंसिटी कम है। जहां ज्यादा है वहां हाइड्रेशन ज्यादा होगी, जहां चार्ज डेंसिटी सबसे कम है वहां हाइड्रेशन सबसे कम होगी, पुअर होगी। और देखिए बेरियम 2+ का केस ऐसा होगा जहां चार्ज डेंसिटी कम है, यानी हाइड्रेशन पुअर होगी। आई होप पॉइंट नंबर 6 को आपने अंडरस्टैंड किया। पॉइंट नंबर 7, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव के साथ ऐसे रिलेटेड है, साइज के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है। डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज इंक्रीज होगा तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। देखिए दोस्तों, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में आज इतना ही। नेक्स्ट सेशन में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की पूरी दुनिया को अंडरस्टैंड करना है। इंपोर्टेंट कंपाउंड्स क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इस पार्ट को हमें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करना होगा। यानी नेक्स्ट सेशन लास्ट सेशन होगा, हमें एक साथ काफी सारा काम करना है। तब तक के लिए एनसीईआरटी बुक को गो थ्रू कीजिए और जो क्लास नोट्स में आपने नोट किया है इसको तो बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए आज इस सेशन में अलविदा का वक्त आ गया है। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।